Good morning everyone. Myself Dr. Maya Agarwal, Assistant Professor SPC Government College Ajmer. Today we are discuss about topic decision making process. Decision making अगर हम ध्यान में देखना है तो निर्णय लेने की प्रक्रिया है और एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है, क्योंकि निर्णय लेने के लिए आपको एक प्रोसीजर को फॉलो करना होता है जिसे कि हम निर्णय प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। तो निर्णय प्रक्रिया के लिए सर्वप्रथम हमें कुछ चरणों से गुजरते हुए निर्णय कार्य को पूरा करना होगा। तो इसके क्या चरण होंगे उसका संपूर्ण विवरण हम देखते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो निर्णय प्रक्रिया का पहला बिंदु है समस्या की व्याख्या करना, मीन्स डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। तो सबसे पहले बच्चों जब हम निर्णय की बात करते हैं तो पहला चरण हमारा होगा समस्या की व्याख्या करना, कि हमें ये देखना है कि हाँ सर्वप्रथम निर्णय करने से पूर्व हमें ये देखना हमारी समस्या क्या है, हमें समस्या का समाधान किस प्रकार करना है। जब तक हम समस्या का ज्ञात नहीं होगा हम अपना समाधान नहीं कर पाएंगे। यह ठीक उसी प्रकार से है जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है और डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसको जब तक ट्रीटमेंट नहीं दे पाएगा जब तक वो अपनी समस्या नहीं बताएगा। ठीक उसी प्रकार प्रबंधक जब कोई निर्णय लेता है तो सबसे पहले प्रबंधक को संस्था की समस्या को ठीक प्रकार से समझना चाहिए। उस उपरांत उसे उस समस्या के विभिन्न विकल्पों के बारे में विचार करना चाहिए। तो सबसे पहले समस्या की व्याख्या करना अत्यंत आवश्यक है। दूसरा बिंदु है हमारे पास समस्या का विश्लेषण करना, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। मीन्स सेकंड स्टेप में हम देखेंगे यदि समस्या की व्याख्या आपने कर ली तो समस्या का विश्लेषण हम आप करेंगे कि समस्या किस प्रकार की है, समस्या के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करेंगे, उससे रिलेटेड हम डेटा इकट्ठा करेंगे, समस्या का नेचर, समस्या के प्रभाव, समस्या प्रभावित करने वाले तत्व आदि सभी बातों को हम ध्यान में रखकर उसका पहले एनालिसिस करेंगे। उसके पश्चात हम अगला स्टेप बढ़ाएंगे। तो कहने का आशय यही है कि निर्णय के लिए समस्या का हमें ध्यान रखना महत्वपूर्ण जरूरी है। जब तक समस्या का विश्लेषण नहीं करेंगे हम सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। इसी क्रम में अगला बिंदु है हमारा वैकल्पिक समाधानों का विकास, मीन्स डेवलपिंग अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। जब हम समस्या का विश्लेषण कर लेते हैं तो हम समस्या जानने के पश्चात हमें ये देखना है कि हम समस्या का समाधान किस प्रकार कर सकते हैं, यानी समस्या के समाधानों के लिए हमारे कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं, उन विकल्पों को हमें पता लगाना होगा और उसके माध्यम से समस्या का ढूंढने का प्रयास करना होगा। तभी एक निर्णय सही हम समस्या के संदर्भ में ले पाएंगे। इसी प्रकार अगला बिंदु हमारा है विकल्पों का मूल्यांकन करना। जब थर्ड स्टेप में हम वैकल्पिक समाधानों का विकास कर लेते हैं, विभिन्न विकल्पों को हम ढूंढ लेते हैं, फिर उन विकल्पों को ढूंढने के पश्चात हम ये तो देखते हैं कि हमारी संस्था की जो समस्या है उस विकल्पों में से कौन सा समाधान हमारी समस्या के लिए फिट बैठता है, यानी कौन सा तरीका है जिसके माध्यम से हम हमारी समस्या को दूर कर सकते हैं। क्योंकि एक समस्या को दूर करने के अनेक विकल्प हमारे पास हो सकते हैं, लेकिन हमें विकल्पों के संदर्भ में यह ध्यान रखना है कि विकल्पों का चयन इस प्रकार करें कि हमारा संसाधन जो व्यर्थ ना जाए, हमारे भौतिक और मानवीय संसाधनों को हमें ध्यान रखना है। इसी के साथ उसकी लागत को भी हमें ध्यान में रखना है, जिसके द्वारा हम सही समय पर सही निर्णय लेके सही विकल्प का चयन करने में सफल हो पाए। इसी क्रम में अगला बिंदु सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन। अब बच्चों देखिए, जब आपने समस्या का पता लगा लिया, समस्या आपने ढूंढ ली, समस्या के विभिन्न विकल्पों का आपने मूल्यांकन कर लिया कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं, आप इस विकल्प में आपको सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना है। सर्वश्रेष्ठ विकल्प का मतलब है यहाँ पर हमने जो समस्या हमारी पता लगाई उस समस्या को हम किस प्रकार बेहतर तरीके से किसके द्वारा दूर कर सकते हैं उसको हमने अब अपना लिया। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति इलाज ले रहा है, उस इलाज के लिए उसके पास अनेक दवाइयाँ हो सकती है, लेकिन कौन सी दवाई उसको फिट बैठेगी, कौन सी दवाई से उसको सही ट्रीटमेंट मिलेगा, वो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। तो उसी प्रकार सर्वश्रेष्ठ विकल्प का हम चयन कर लेंगे और चयन करते समय हमें संस्था की आवश्यकता, संसाधन, हमारा उद्देश्य, लागत तथ्यों को ध्यान में रखना है। उसके उपरांत ही हमें समस्या के निवारण के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन का निर्णय लेना है। तो अब सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करने के पश्चात अगला बिंदु है हमारा निर्णय को क्रियान्वित करना। निर्णय को क्रियान्वित करने का आशय बच्चों यहाँ पर जब हमने समस्या के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन कर लिया तब उस चयन करने के बाद उस समस्या को दूर करने के लिए हम उस विकल्प का इम्प्लीमेंट करेंगे या उसकी वास्तव में परिणत उसको कारागार करेंगे, उसके क्रिया में लागू करेंगे। तो इस प्रकार हम उस निर्णय को क्रियान्वित करके अपनी जो समस्या को दूर करने का निर्णय लेने में सफल
हो पाएंगे। अगला बिंदु है हमारा निर्णय का अनुभवन तथा प्रतिपुष्टि करना। इस बिंदु में अगर हम देखेंगे कि निर्णय को क्रियान्वित करने के पश्चात उस निर्णय के द्वारा हम अपनी समस्या को किस हद तक दूर करने में सफल हो पाए हैं, हमारी सफल समस्या का हल क्या इसके माध्यम से निकल गया है या किस हद तक हम समस्या को हल करने में सफल हो पाए हैं, तो निर्णय का अनुगमन इसमें अंतर्गत किया जाएगा। इसी के साथ प्रतिपुष्टि में देखा जाएगा यदि निर्णय सही में अगर समस्या का हल नहीं निकाल पाए हैं तो क्या कमी रह गई हमें और क्या करना चाहिए जिसके द्वारा हम संपूर्ण रूप से समस्या को हल करते हुए सही निर्णय ले पाए। तो इस प्रकार बच्चों निर्णय की जो ये प्रक्रिया है इन चरणों पर आकर खत्म होती है और निर्णयों के क्रियान्वयन के बाद निर्णयों का अनुगमन के माध्यम से हम समस्या का समाधान किस सीमा तक हुआ है उसकी जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं। और इससे यह भी ज्ञात होता है कि जो अपेक्षाएं हमने की थी किस सीमा तक पूरी हुई है। इस हेतु निर्णयों के क्रियान्वयन के संबंध में हम आवश्यक सूचनाएं तथा तथ्य एकत्रित करते हैं और यदि निर्णयों के परिणाम असंतोषजनक रहते हैं यानी हम उससे संतुष्ट नहीं हो पाते, सही समस्या का टोटली अगर समापन नहीं हो पाता है तो उसके लिए सुधारात्मक कार्य भी करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार निर्णय प्रक्रिया में अनुवर्तन तथा प्रतिपुष्टि की क्रिया निरंतर रूप से चलती रहती है और हम अपनी समस्या के समाधान के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्णय लेने में सफल हो पाते हैं। तो इस प्रकार बच्चों निर्णय का कार्य करने के लिए प्रबंधक को इन सभी चरणों से गुजरना होता है, तभी वह निर्णय प्रक्रिया उसकी संपूर्ण मानी जाती है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो पाता है।